नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन जो चैनल एलसीएम ऑनलाइन पे। आज जो है हम लोग लोकतंत्र का दूसरा चैप्टर देखेंगे। लोकतंत्र के पहले भाग में हम लोग देखें कि लोकतंत्र भारत में क्यों लागू किया गया और लोकतंत्र ही क्यों लागू किया गया, और लोकतंत्र के विषय में हम लोग ये भी देखें कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप दो रूप में दिखाई दिया। तो प्रत्यक्ष रूप भला ही व्यवहारिक था, भला ही आदर्श था, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष को लागू नहीं किए क्योंकि वह संभव ही नहीं था न। अब जो है उसके बाद हमको विकल्प के रूप में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बचा था, तो हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भारत में लागू किए। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हम काफ़ी विस्तार से चर्चा किए कि किस प्रकार जनता और सरकार के बीच में जो प्रतिनिधियों की कड़ी होती है, उसी कड़ी के माध्यम से जो है हमारा लोकतंत्र चलता है। अब जो है वो तो सीमित अर्थ में था, अब थोड़ा सा व्यापक अर्थ में आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो लोकतंत्र है वह व्यापक रूप से कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में लागू होता है, और कि संविधान हमारा क्या क्या कहता है कि हमारा लोकतंत्र होना कैसा चाहिए। केवल ये नहीं है कि एक बार जो है लोकतंत्र में जो है मतदाता वोट दे तो फिर उसके बाद हो गई लोकतंत्र की स्थापना, फिर सरकार अपने मनमर्जी चूचा जैसे शासन करे। ये लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब केवल नाम का नहीं बल्कि धरातल पर भी लोकतंत्र दिखना चाहिए। अब इसको हम लोग देखते हैं व्यापक लोकतंत्र के अंतर्गत जो है हम लोग देखते हैं राजनीति में, ठीक, राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक। राजनीतिक लोकतंत्र दोस्तों ये समझिए कि जो राजनीतिक लोकतंत्र होता है, इस राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक और लोकतंत्र मतलब कि ऐसा राजनीतिक जो जनता द्वारा संचालित हो, ठीक। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। पिछली क्लास में हम लोग देखे जनता का शासन राजनीति में होनी चाहिए, और राजनीति में जितने अधिक से अधिक जनता की भागीदारी रहेगी उतने जो है मजबूत लोकतंत्र हमारा रहेगा। मतलब अब राजनीति में जनता की भागीदारी वो कैसे रहेगी? राजनीति में जनता की भागीदारी रहती है किस माध्यम से? मतदान के माध्यम से। किस माध्यम से? मतदान के माध्यम से। जब जनता मतदान करती है तो राजनीति में अपनी सहभागिता निभाती है। अब जो है जब मतदान, मान लीजिए अब हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में आप देखते हैं कि वोट का प्रतिशत क्या रहता है, ठीक। देश के आज़ादी मिलने का जो है 70 साल से ऊपर हो गए, फिर भी मतदान जो है हमारे यहाँ 50 से 70% तक होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र के अंतर्गत अगर हम राजनीति पे ध्यान देते हैं तो वोट प्रतिशत ही हमारा बहुत अच्छा पड़ा तो 70 के आसपास पड़ा, जो है मीडियम पड़ा तो 50 के आसपास पड़ा। जबकि पढ़ना कितना चाहिए? पढ़ना चाहिए जितना वोट है, 100% लोकतंत्र उसे कहा जाएगा जितने मतदाता हैं, सारे मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करके और प्रतिनिधि को जो है सदन में भेजे, तब ये माना जाएगा कि हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत है, 100% जो है हमारी लोकतंत्र की भागीदारी राजनीति में चल रही है। लेकिन होता ऐसे नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है वैसे ही जो चुनाव आयोग रहता है, तो चुनाव आयोग जो है न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बार बार अपील करता है आम पब्लिक से कि आप लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में भागीदारी जो है निभाएं, और आपका वोट अमूल्य है, वोट अवश्य दें। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी लगा दिए जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन लगा दिए जाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर लगा दिए जाते हैं। सिर्फ इसीलिए लगाए जाते हैं दोस्तों ताकि राजनीतिक लोकतंत्र हमारा मजबूत हो सके, अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत
बढ़ सके। और इस तरह से जिस दिन राजनीतिक लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, इसका मतलब कि हमारी जनता जो है समझदार हो गई है, वह सरकार के लेखा जोखा ले रही है, वह सरकार से लेखा जोखा ले रही है, सरकार गलत कर रही है सो सही कर रही है, उसको समझ के आधार पे मतदान करते हैं। ठीक, तो ये हमारा राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। अब आगे देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र। आगे देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र। ठीक, अब समाज में को कैसे जो है लोकतंत्र होनी चाहिए, तो अगर सामाजिक लोकतंत्र की दोस्तों हम बात करें तो समाज में जो हमारा समाज बटा हुआ है ना, तो जब हमारा देश जब आज़ाद हो गया तो ये हुआ कि अब देश में रहने वाले लोग अपने आप को सिर्फ भारतीय माने। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि जब कोई पहचान पत्र बनता है, चाहे आधार कार्ड बनता है, चाहे आपका वोटर कार्ड बनता है, तो आपकी पहचान केवल भारतीय के आधार पे होती है और किसी आधार पे नहीं होती। और समाज हमारा किस में बटा है? समाज हमारा बटा है जो है जातिवाद पे बटा है, धर्मवाद पे बटा है, लिंगवाद पे बटा है। और इस कारण से जो है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब कि जाति भेद मिट जाए, ठीक, जो है वर्ग विभेद मिट जाए। इसी क्रम में आप लोग देखे होंगे कि महिला और पुरुष भी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। और महिला पुरुष में जैसे पुरुष और महिला ऐसा सामान्यतः देखा जाता है, ऐसा हमारे समाज की सोच है कि जब महिला और पुरुष एक ही पद पे रहते हुए कार्य करते हैं, फिर भी महिला को उतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना पुरुष को दिया जाता है। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि महिला को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, महिला जीत जाती है, लेकिन उसका कार्यभार पूरा दायित्व जो है उसका पति निभाता है। तो यह जो है सामाजिक लोकतंत्र पे एक आघात है। यह जो है महिलाओं को उचित सम्मान न देना, यह भी सामाजिक लोकतंत्र की एक विफलता है। ठीक, इसलिए जो है आप लोगों ने अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारी जो केंद्र सरकार है वह एक बहुत ही सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कानून जो है लाई है, 3 तलाक को कानून जिसको कहा गया है। इसमें यही था कि महिला और पुरुष में असमानता बहुत ज़्यादा थी। पुरुष तो तलाक दे सकता था, लेकिन महिला तलाक नहीं दे सकती थी। और इस कारण से उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार भी किया जाता था और उनको कुछ कहने का मौका भी नहीं मिल पाता था। इसलिए इस सामाजिक लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस तरह की कानून व्यवस्था लाई जाती है समय समय पे। और भारत में रहने वाले प्रत्येक जो है लोग जिस दिन जाति वर्ग और इस तरह से ऊपर उठ करके जब देश के बारे में सोचने लगेंगे, अपने बारे में सोचने लगेंगे, विकास के बारे में सोचने लगेंगे, उस दिन हमारी जो है सामाजिक लोकतंत्र जो है वास्तविक जो है हो जाएगा और उसी दिन हम आदर्श लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। ठीक, आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं आर्थिक लोकतंत्र पे। आर्थिक लोकतंत्र। अब आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है मित्रों? आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से शोषित न हो, कोई उसका आर्थिक शोषण न कर पाए, कोई भी किसी भी व्यक्ति का आर्थिक शोषण न कर पाए। ठीक, आर्थिक शोषण न कर पाए, ऐसा जो है व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान। ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी गई है। बस यही है कि आज जिसको हम स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में ऐसा लग रहा है कि आपके अगल बगल की ही बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें एक सिस्टमेटिक तरीके से संविधान में अनुच्छेद के रूप में पॉइंट टू पॉइंट लिख दी गई है और इसी तरह हमारा संविधान का निर्माण
हुआ है। आर्थिक शोषण न होने पाए, ठीक, मतलब कहीं बंधुआ मजदूर न रहे, कोई व्यक्ति किसी के सामने हाथ न फैलाए, अगर हाथ फैलाता है, अगर उसको कोई मदद करता है तो वह उसके एहसानों तले दब जाता है और वह अपनी मान सम्मान और गरिमा को झुका करके उस व्यक्ति की सेवा में लग जाता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति का सम्मान बरकरार रखने के लिए आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई कि आर्थिक लोकतंत्र में किसी का भी आर्थिक शोषण न होने पाए। जहां जरूरत पड़ेगी वहां सरकार खुद गरीबों का मदद करेगी, किसी से आपको जो है आर्थिक मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए समय समय पे जो है सो समाज में आप देखेंगे कि बीपीएल को कार्ड जैसे व्यवस्था की गई है और भी ढेर सारे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे तो आयुष्मान योजना लाई गई है और भी देखेंगे तो आप जो है आर्थिक क्षेत्र में जो है उत्पादन और वितरण में देखेंगे तो ढेर सारे ऐसे कंपनियों को ला करके प्रतिस्पर्धा किया जाता है ताकि कम से कम रेट में पब्लिक को हर सामान मिल सके और कोई भी व्यक्ति जो है आर्थिक शोषण का शिकार न होना पाए, ठीक। तो आर्थिक लोकतंत्र का उद्देश्य है कि हमारे देश में जो भी प्राकृतिक या आर्थिक संसाधन जो भी हैं उस पे व्यक्ति विशेष का कब्जा न हो, बल्कि वह देश के लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर्थिक लोकतंत्र दोस्तों। इसके बाद जो है आता है नैतिक लोकतंत्र, ठीक दोस्तों। आज के परिवेश में ये नैतिक लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के परिवेश में आप लोग देखेंगे कि आदमी राजनीति में अपना दबदबा बनाना चाहता है, समाज में अपना दबदबा बनाना चाहता है, आर्थिक रूप से खूब संपन्न होना चाहता है, बहुत धनवान होना चाहता है। लेकिन जब नैतिकता की बात आती है दोस्तों तो कोई किसी का मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। वह अब कतराने की कोशिश करता है। कब किसी को कभी कोई समस्या आई तो वह सोचता है कि उसका सामना हमसे न होने पाए और यही नैतिकता का ह्रास हो जाता है। और इस आधुनिकता की दौड़ में कहीं न कहीं हम नैतिक रूप से पिछड़ रहे हैं और जब नैतिक रूप से हम लोग पिछड़ रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आसपास गांव क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, ठीक, वह आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होता है, बहुत धनवान होता है, कई मंजिले की मकान होती है, लेकिन वह व्यक्ति अपने ही आसपास पड़ोस गांव क्षेत्र में वह सम्मान नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? जब हर चीज उसके पास है तो उसको सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके अंदर नैतिकता का अभाव है, उसके अंदर मानवता का अभाव है, उसके अंदर इंसानियत का अभाव है। वह सोचता है कि हम अगर जो है अपने से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो हमारे सम्मान को जो है हमारा वो कम हो जाएगा, हम जो है उनके लेवल में आ जाएंगे। यही जो है ज्ञान का अभाव हो जाता है। यही नैतिक लोकतंत्र की हमें स्थापना करनी है ताकि हमारा समाज, हमारा देश जो है सब कुछ को एक साथ लेकर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक एक साथ लेकर के मजबूती के साथ खड़ा हो सके और हमारे देश के लोगों में इंसानियत, मानवता जैसे चीज़ें जो है विद्यमान रह सके। आज भी आप लोग देखे होंगे कि कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के दौर में ये जो है जब ढेर सारे जो है कोष बनाए गए, उसमें प्रधानमंत्री के केयर भी एक कोष बना और यही नैतिकता का कारण था कि बहुत सारे लोग उसमें पैसा इकट्ठा किए और उसे में देश की जनता की सेवा करने के लिए उसमें ढेर सारा दान दिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब मजदूरों का पलायन हो रहा था तो ढेर सारे लोग जो है रोड पे कैंप लगा करके उनके लिए, जो पैदल चल रहे थे उनके लिए दवा का व्यवस्था, जो भूखे थे उनके भोजन का व्यवस्था, हर एक व्यवस्था किए। लेकिन
इतने लोग कर रहे, फिर भी अभी हम लोग इसमें पूर्णतः जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारा साधना तब सफल होगा जब हर व्यक्ति के अंदर नैतिकता आ जाएगी, हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत आ जाएगी, हर व्यक्ति जो है मानवता का पक्ष लेने लगेगा और अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित में जब फैसला लेने लगेगा दोस्तों, तब जो है हमारी नैतिक लोकतंत्र की अवधारणा सफल होगी और तब जाके हमारा लक्ष्य जो है पूरा होगा। और इसलिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से व्यापक अर्थ में हम लोग लोकतंत्र को समझे। अब जो है इसी को लेकर के अब चलते हैं जो आपके किताबों में मिलता है, लोकतंत्र की परिभाषा, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसको अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको अब जो है हम लोग देखेंगे ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल, जो आपको किताबों में जो है सिद्धांत मिलता है और इन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए अब यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र का जो वास्तविक और जो आपको किताब में मिलता है वो मिलता है ऑफ द पीपुल। ऑफ द पीपुल मतलब जनता का शासन, जनता का शासन, ठीक। फॉर द पीपुल जनता के लिए शासन, ठीक। और इसके बाद जो है आपका आएगा बाय द पीपुल, मतलब जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन। इन तीन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि आखिर इस सिद्धांत में, इस परिभाषा में जो है ये क्यों बताया गया है और इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक। पहले हम देखते हैं ऑफ द पीपुल मतलब जनता का शासन, ठीक। जनता का शासन, और जनता का शासन जो है रहेगा कहाँ, तो जनता का शासन जो है उसके देश में रहेगा। आपको मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद जो है देश को चलाने के लिए दुनिया में बहुत सारी शासन व्यवस्था थी, ठीक। कहीं राजशाही व्यवस्था चल रही थी, तो कहीं अध्यात्मात्मक व्यवस्था चल रही थी, तो कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही थी। ढेर सारी व्यवस्था से जो देश अपना जिससे अपने देश को बढ़िया से चला सकता था, जिस प्रकार से वहाँ की जनता संतुष्ट हो सकती थी, वो लोग अपना अपना चला रहे थे। भारत की बारी आई तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि भारत में तो बहुत जटिलता है। अगर किसी एक वर्ग, किसी एक राजा या अध्यात्मात्मक शासन को अगर हम लागू करते हैं तो कहीं न कहीं वह जो है आगे चल कर के जो है वह अपने वर्ग का, अपने लोगों का पक्ष लेने लगेगा। इसलिए लोकतंत्र की स्थापना की गई। अब लोकतंत्र की स्थापना में जो है जनता ही मालिक होती, जनता ही सर्वे सर्वा कर जो रहती है, जनता ही शासन करती है, जनता ही अपने लिए शासन को करवाती है और जनता के लिए ही शासन होता है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है डिफाइन करने का प्रयास करेंगे ताकि ये मामला जो उलझा हुआ आपको महसूस हो रहा है थोड़ा अलग अलग हो जाए। एक एक चीज को देखते हैं आराम से। जनता का शासन, जनता का शासन मतलब कि जो सत्ता है, ठीक,
उस सत्ता पे कब्जा किसका है? जनता का। ठीक, मतलब सत्ता जनता में निहित है, सत्ता जनता में निहित है, सत्ता जनता में निहित है। ठीक, मतलब सत्ता पे कब्जा किसका है? जनता का है, और जनता ही जो है शासन जो है सत्ता पे जनता का ही नियंत्रण है, और जनता जो है उसी हिसाब से शासन को कर रही है। ठीक, अब जो है जब जनता सत्ता पे नियंत्रण की है तो जनता हो गई मालिक। जनता क्या हो गई दोस्तों? मालिक। ठीक, अब जो है जिसका नियंत्रण पूरे सत्ता पे है तो उसको जो जरूरी है कि भाई मालिक को हर बात पता होनी चाहिए कि काम को कैसा हो रहा है, जो प्रतिनिधि जो सेवक हम चुन करके लोकसभा में भेजे वो काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक, इसलिए मालिक को क्या होना चाहिए? मालिक को पहली बात तो शिक्षित होना चाहिए। ठीक, मालिक को शिक्षित होना चाहिए। और जब मालिक को शिक्षित करने की बात आई तो ये देखा गया कि इस जनता में तो बहुत सारे लोग अभी अशिक्षित हैं, और जब मालिक ही अशिक्षित रहेंगे तो शासन प्रशासन क्या देखेंगे? कैसे पता कर पाएंगे कि संविधान में लिखा क्या है, संविधान के अनुसार जो है सेवक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सर जब सेवक सही काम नहीं कर रहे तो उनको हटाना कैसे है, अच्छे सेवक को लगाना कैसे है, धर्म और जाति से ऊपर बढ़ करके देश की भलाई के विषय में सोचना कैसे है, ये तो तभी पता चलेगा जब जो है मालिक शिक्षित होंगे। मालिक मतलब जनता, जनता शिक्षित होगी। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसा व्यवस्था किया है कि जनता के कल्याण के लिए, जनता को मजबूती प्रदान करने के लिए समय समय पे जो है कदम उठाए जाए। तब जो है संविधान संशोधन करके एक कानून बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी और निःशुल्क दी जाएगी, ताकि यही बच्चे जब वो बड़े हों तो वह सत्ता में अपनी भागीदारी निभाएं और सक्रियता से निभाएं, अपनी अच्छाई और बुराई, अपनी भलाई को देखते हुए निभाएं। इसलिए जो है पहली बात कि मालिक को शिक्षित कीजिए। ठीक, दूसरी बात, जब मालिक शिक्षित हो जाएंगे तो को करेंगे क्या? तो जब मालिक शिक्षित हो जाएंगे दोस्तों तो मालिक जो है अपनी आवाज उठाएंगे। क्या करेंगे? अभिव्यक्ति। ठीक, इनकी अभिव्यक्ति जो है तब बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब जब शिक्षित हो जाएंगे तो बोलने लगेंगे। अभिव्यक्ति का मतलब कि आपके अंदर जो बातें बन रही हैं, ठीक, पहले था ज़्यादा नहीं, आप सन 2005 के पहले ही जाइए तो इतना जो है लोगों में चर्चा नहीं होती थी देश को लेकर के, देश के विकास को लेकर के। आज की डेट में आप देखेंगे तो चाइना का देखिए अभी प्रतिबंध लगा है। अभी आज न्यूज़पेपर में दिया है कि विगत 4 माह से लेकर के दिन पर दिन जो है चाइना का जो है आयात घट रहा है। ये केवल सरकार की बदौलत नहीं हो रहा है, ये पब्लिक की सहभागिता है। और यही चीज़ पहले नहीं हो रही थी। कई बार जो है प्रयास किया गया कि चाइना के वस्तुओं का जो है निषेध किया जाए, लेकिन पब्लिक उतनी समझदार नहीं थी, उतनी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सोच नहीं थी। उसको जो है अपना जो मिला मार्केट से उठा के अपना को काम कर रहा है। और अभिव्यक्ति का मतलब कि देश के अंदर भी अगर प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, अगर वह गलत करेगा तो अगर शिक्षित आदमी रहेगा तो वह उसकी आलोचना जरूर करेगा, अपनी आवाज़ को जरूर उठाएगा। इसीलिए व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है, जनता को शिक्षित किया गया ताकि वह जरूरत पड़ने पर मुखर होकर अपनी अभिव्यक्ति कर सके। ठीक, इसके बाद जो है जब अभिव्यक्ति होगी तब जो है सरकार डरेगी कि भाई अब जनता समझदार हो गई है, अब केवल बातों से काम चलने वाला नहीं है। इलेक्शन के समय केवल जाति धर्म की बात करके हम नहीं बहका सकते, अब हमको लोगों को सेवा करना है तो अच्छे से को करना है। ठीक, तब जो है तीसरी बात जो है ये कही गई कि ठीक है इतना तो दे दिया गया, अब मालिक को पूछने का भी अधिकार होना चाहिए
कि जब जो है सेवक सही से काम करे या काम में विलंब हो तो मालिक पूछ सके कि आपने ये काम करना था, इतना दिन में क्यों नहीं किया, हमारे लिए 100 फुट सड़क बनवाना था, आज तक क्यों नहीं बना, ये काम कब तक होगा। इसका मतलब कि एक कानून बनाया गया, क्या, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और दोस्तों इस सूचना के अधिकार के तहत पब्लिक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से या किसी भी मंत्रालय से, सरकार से पूछ सकती है किसी भी काम को लेकर के कि यह काम जो है चालू हुआ था तो इतना दिन बीत गया, काम हुआ क्यों नहीं, और यह पूछने का अधिकार मालिक को होना चाहिए। ठीक। और जब इन तीनों ही जो है चीज़ों से जब जनता मजबूत होगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी, तब सरकार वास्तविक रूप में एक सेवक की भांति जो है अब जनता की सेवा करेगी, तब माना जाएगा कि वास्तविक रूप से जनता का शासन चल रहा है। ठीक। अब जो है आगे देखेंगे जनता के लिए शासन के विषय में, देखते हैं कि अब इसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक। जनता के लिए शासन मतलब कि शासन के केंद्र बिंदु में कौन है, शासन के केंद्र बिंदु में जनता है। ठीक। मतलब कि के केंद्र बिंदु में जनता है, मतलब कि कुल मिला जुला के जो काम करना है जनता के लिए करना है। ठीक। ये केंद्र बिंदु में जनता है, जनता के लिए ही सोचना है, कोई भी काम रहे तो जनता के खिलाफ न होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक। तब ये माना जाएगा कि जनता को के लिए शासन कर रहे हैं, मतलब केंद्र बिंदु में कौन आ गया, जनता आ गया। ठीक। जनता को ध्यान में रखते हुए ही जनता का सेवा करना है। तो जनता जो है जब केंद्र बिंदु में रख लेंगे तो भाई हमारा देश है, देश में भाई पूरा देश में जनता फैली हुई है, तो कोई पहाड़ी पे फैला हुआ है, हिमालयी क्षेत्र में, कोई रेगिस्तान में कुछ जनता है, तो कुछ जो है तो तट पे है, तो इस तरह से जो है ढेर सारी जनता जगह जगह फैली हुई है। ठीक। और जब जगह जगह फैली है तो उन लोगों की डिमांड भी अलग अलग है। तो इस देश की जनता का डिमांड बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब कई ढंग से उनका डिमांड है, कई तरीके से, जरूरत के अनुसार उनका भिन्न भिन्न डिमांड है। ठीक। तो केंद्र बिंदु में जब जनता आ गई तो इनका डिमांड क्या है, बहुआयामी। ठीक। बहुआयामी, तो डिमांड बहुआयामी है, और जब बहुआयामी ढंग से उनकी मांग की पूर्ति करेंगे तो बहुआयामी विकास होगा। ठीक। तो बहुआयामी विकास का करने के लिए जैसे जनता को सड़क चाहिए तो उनके लिए आप सड़क का जो है प्रबंध करेंगे, कौन करेगा, उनका सेवक करेगा। सेवक कौन, सरकार। सरकार को कभी मालिक बनने की गलती नहीं करना है। अगर संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक, कोई भी मंत्रालय है वो केवल सेवक ही होता है, और प्रधानमंत्री जो तो प्रधान सेवक जो है उपाधि नाम से खुद को स्वीकार भी कर चुके हैं कि हम जो है जनता का प्रधान सेवक है, सेवकों का सेवक, प्रधान सेवक। मतलब कि सेवक क्या करेगा, मालिक के लिए क्या बनाएगा, जनता के लिए क्या बनाएगा, सड़क बनाएगा। ठीक। जनता जाएगी, सड़क पे अच्छा महसूस होगा तो सो सेवक हमारे लिए बढ़िया काम किया। ठीक। और इसके बाद जो है फिर जो है सेवक क्या करेगा, अपने मालिक के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करेगा, चिकित्सा की व्यवस्था करेगा। ठीक। जैसे महामारी आ गई, कोरोना आ गया, सेवक कहाँ है, तो सेवक जो है प्रबंध किया है, कोविड-19 का प्रबंध किया है, पुलिस लगाया है, कोई भी समस्या होगी पुलिस जाएगी, एम्बुलेंस जाएगी, उठा के लाएगा, चिकित्सा करेगा, भोजन देगा, पानी देगा, क्वारंटाइन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मालिक का सेवा करना ही सेवक का परम धर्म है, और इस धर्म को सेवक जब तक निभाएगा तब तक जो है मालिक उसको पद पे बने रहने देगा, नहीं तो हटा करके फेंक देगा। ठीक। अब जो है इसके बाद क्या करेगा, पेयजल। ठीक।
पेयजल मतलब पीने की पानी की उपलब्धता कराएगा। जो मैदानी क्षेत्र में है, गंगा के किनारे क्षेत्र में है, उनको तो महसूस नहीं होता कि पेयजल जो है कितना जो है जो ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो चंबल में रहते हैं या जो राजस्थान में रहते हैं, कई कई किलोमीटर दूर जा कर के पानी लाते हैं ताकि उनकी प्यास बुझ सके, तो सेवक उनके लिए क्या करेगा? पेयजल की व्यवस्था करेगा। कोई कठिनाई मालिक को नहीं होनी चाहिए। जनता को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उन चीज़ को सेवक उपलब्ध कराएगा। ठीक, ये जो है सेवक का काम है, यह जो है सेवक का धर्म है। इसके बाद क्या करेगा? पर्यावरण उपलब्ध कराएगा। प्रदूषण होगा तो उसके लिए समस्या जो है दूर करने का प्रयास वो करेगा। आप लोग दिल्ली उल्ली का हाल देखते होंगे, अक्सर ठंडी उंडी में धुंध छाता है तो जनता को दिक्कत न हो, दम न घुटने पाए, सांस लेने दिक्कत न हो, इसीलिए आधी गाड़ियां बंद कर दी जाती है ताकि समस्या जो है जनता को न झेलना पड़े। ठीक, इस प्रकार से और क्या देगा? और मालिक के लिए क्या करेगा? घर बनवाएगा। क्या बनवाएगा? घर बनवाएगा। मालिक को रहने के लिए घर भी तो चाहिए। तो आवास आप लोग देखे होंगे कि आजकल प्रधानमंत्री आवास खूब जो जोरों पर चल रहा है, तो आवास बनवाएगा, मालिक घर में रहेगा और वो देखेगा कि हमको अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब हमारा काम, हमारी सेवा सही हो रहा है, तब तो आपको ठीक ठाक से फिर दोबारा वोट देगा। और नहीं तो सेवकों की कमी नहीं है। बहुत से लोग इलेक्शन में खड़ा होते हैं, एक एक सीट पे 10-10 लोग खड़ा होते हैं, हम किसी और को अपना सेवक बना लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेगा? परिवहन। उसके बाद परिवहन की व्यवस्था। ये सब चीज़ें व्यवहारिक है, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं कि सरकार ये सब काम पब्लिक के लिए करती है, पब्लिक की सेवा के लिए करती है। ठीक, और इस तरह से और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि जो है सारे काम जनता को केंद्र बिंदु में रख के किया जा रहा है, जनता के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए शासन। ठीक, ये अवधारणा हमारे यहाँ से सफल होती है। और सरकार की भागीदारी करने के लिए सरकार जो है जब सेवा करती है, बजट देती है, काम करवाती है, तो इसमें जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी ये सब होते हैं, यही सरकार के हाथ पांव होते हैं। ये सड़क बनाने के लिए सरकार नहीं आएगी, चिकित्सा देने के लिए सरकार खुद नहीं आएगी। यह चिकित्सकों की नियुक्ति करती है, चिकित्सकों की वैकेंसी निकालती है, सड़क बनाने के लिए सिविल इंजीनियर की भर्ती करती है, पेयजल के लिए इस विभाग में नियुक्ति निकालती है। हर विभाग में सरकार जो है सरकारी नियुक्तियां करती है और उसी की तैयारी हम लोग को कर रहे हैं। तो जरूरी बात है कि इस सब चीज़ों को हम लोग समझें ताकि हम सरकार की मंशा को समझते हुए पब्लिक का सेवा अच्छे ढंग से कर सके। और यही समय की मांग है और यह सब चीज़ हमको समझना पड़ेगा। ठीक, अब जो है और ये सब इसलिए नहीं समझना, ये जब हम और आप समझ जाएंगे तो हम लोग देश के विकास में एक बहुत मजबूत नींव डालेंगे और ईमानदारी के साथ सारा कार्य करके पब्लिक को भी खुश कर देंगे, मालिक को भी खुश कर देंगे और जो है अपने देश का विकास भी कर देंगे और पूरे विश्व में जो है हम लोगों का मान प्रतिष्ठा जो है जम जाएगी। अब चलिए देखते हैं जनता द्वारा शासन। ठीक, ये दोनों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर उसको हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब जो है जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा शासन का मतलब कि अब जनता शासन करेगी, मतलब शासन किसके द्वारा होगा? जनता द्वारा होगा। तो जनता में आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि जनता दो प्रकार की होती है। ठीक, एक होता ही है निष्क्रिय और एक होती है सक्रिय। ठीक,
एक होती है निष्क्रिय और एक होती है सक्रिय। तो पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो अशिक्षित लोग बहुत थे, अजागरूक लोग थे, बहुत ज़्यादा उनको सरकार में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, अपना खेती किसानी करते थे, घर पे अपना बैठ करके मस्ती से दाल चावल खा के मस्त रहते थे। उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ा, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ा, वैसे वैसे सक्रियता बढ़ी। और जब जनता सक्रिय हो जाती है तब जो है सरकार को ईमानदारी से काम करना मजबूरी हो जाता है, वह काम करके दिखाना उसकी मजबूरी हो जाता है। लेकिन मित्रों, जब जनता निष्क्रिय रहती है तब जो है वहाँ बहुत मनमानी होता है, बहुत भ्रष्टाचार होता है, बहुत लूटपाट मस्ती है, क्योंकि जनता निष्क्रिय है। तो जनता जब निष्क्रिय होगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र क्या होगा, कमज़ोर होगा। जनता जब सक्रिय होगी तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा, जो है मजबूत होगा। तो जनता को रहना कैसे चाहिए, जनता को रहना कैसे चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक। और जनता लगभग है कैसी, निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय जनता को सक्रिय बनाने के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई है ताकि जनता सक्रिय हो सके। और जब सक्रिय होता है तब सबको जो है ईमानदारी से ड्यूटी करना पड़ता है, उनका सेवा करना पड़ता है। तो जनता द्वारा शासन जो है तभी वास्तविक रूप में सफल हो सकता है जब शिक्षा और जागरूकता द्वारा जनता को सक्रिय किया जाए। और मालिक वही सही होता है जो हर घर का लेखा जोखा जो है अपने जुबान पर रखता है और हर चीज़ का लेखा जोखा विस्तृत रूप से और सटीक रूप से रखता है ताकि वह हर काम की निगरानी को कर सके। तो आज जो है लोकतंत्र की अवधारणा ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल को हम लोग समझने का प्रयास किए और इसी जो है आधारशिला पे, इसी लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट पे पूरी संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान को खड़ा किया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो किसके लिए समर्पित है, इस देश की जनता के लिए समर्पित है, भारत की जनता के लिए समर्पित है। इसको आप लोग अब हम जब पढ़ाएंगे तो लोकतंत्र से जोड़कर चीज़ें बताएंगे ताकि कहीं पर भी व्याख्यात्मक प्रश्न आपको मिले दोस्तों तो आप घबराइए नहीं, आप समझ जाइए कि किस हिसाब से हमको लेना है। वैसे हर टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो फैक्ट तो आपको 100% श्योर है, एक भी फैक्ट आपका संविधान का छूटेगा नहीं, दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आपको फैक्ट के साथ साथ हम आपको लॉजिकल प्रश्न भी करना सिखाएंगे, क्योंकि अब जो है आपका सामना जो है लॉजिकल प्रश्नों से भी होगा। अगर 10 प्रश्न में से 4 प्रश्न भी लॉजिकल आ सकते हैं तो 4 लॉजिकल प्रश्न तो बहुत हो गए। कंपटीशन से बाहर करने के लिए तो एक प्रश्न काफ़ी होता है। इसलिए एकदम धैर्यपूर्वक ईमानदारी से, अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो समय है आराम से आप लोग तो तैयारी कीजिए, हम आपके साथ बने हुए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।